बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल। आई होप आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है। और आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th साइंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। और ये चैप्टर्स वही हैं जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मोशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन। तो पहले के 3 चैप्टर्स मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था और आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ फिजिक्स के ये टॉपिक्स, दैट मीन्स मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7, मोशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस फिगर के बेसिस पर है। द फिगर बिलो शोज द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द कार मूव्स फ्रॉम हाउस टू स्कूल एंड स्कूल टू लाइब्रेरी। इट देन मूव्स बैक टू स्कूल एंड स्टॉप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि ये जो कार है ये पहले हाउस से स्कूल तक मूव कर रहा है, स्कूल से लाइब्रेरी जा रहा है और वापस लाइब्रेरी से फिर स्कूल में आकर स्टॉप हो जा रहा है। ओके, देन व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखो इस पिक्चर में आप आ जाओ, इसकी इनिशियल पॉइंट क्या थी? इनिशियल पॉइंट मतलब इसने स्टार्ट कहाँ से किया? इसने हाउस से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये गया स्कूल तक, स्कूल से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से वापस ये स्कूल आ गया, मतलब इसकी फाइनल पॉइंट क्या हो गई? स्कूल हो गई। दैट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 30 किलोमीटर होगा। दैट इज इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 30 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल पाथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ यानी कि किस पाथ पे वो चल रहा था उसकी पूरी लेंथ हमें लेनी होगी। तो फिर से वही सेम केस, हाउस से स्कूल उसने 30 किलोमीटर्स कवर किया और फिर स्कूल से लाइब्रेरी उसने 20 किलोमीटर्स कवर किया एंड बैक फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल अगेन उसने 20 किलोमीटर और कवर किए। दैट मीन्स टोटल इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 30 + 20 + 20 दैट इज 70 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। आप इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे प्रॉपरली लिखकर शो कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जितने भी ग्राफ से रिलेटेड इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। द ग्राफ बिलो शोज हाउ द कार ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू स्कूल। सबसे पहले बात, अगर आपको कोई ग्राफ दी जाती है तो आप उस पर ये देखो, ये चेक करो कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये दो आपके सिलेबस में है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है फॉर अ कार। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है? डिड द कार मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम हाउस टू स्कूल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है? तो मैं सबसे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 3 केसेस हैं वो आपसे डिस्कशन कर लूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई भी मोशन नहीं हो रही हो, मतलब जब बॉडी रेस्ट में हो, तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। दैट इज एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, चलो अब दूसरा केस हमारा क्या होता है? दूसरा केस ये होगा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है और ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। ठीक है, व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस एट सम एंगल। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का स्लैंट लाइन मिलेगा, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और लास्ट अब हम देखते हैं थर्ड केस, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि जो हमें ग्राफ मिलेगी वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो इट कैन बी एनीथिंग, जैसे वो एक इस तरह का कर्व हो जाए या कोई ऐसा कर्व हो जाए या कोई जिगजैग ग्राफ हो या ऊपर नीचे ऐसे ये राइज एंड फॉल कर रहा हो। तो ये सारे केसेस हो जाते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो क्या आपको एकदम एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है? नो, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो लाइंस है ऐसे कट हो रहे हैं या कहो बेंड हो रहे हैं, कहीं टिल्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये क्या होगा? इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि जब आप इन सारे केसेस की, ठीक है, मतलब इन जितने भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं इन सबका अगर आप वेलोसिटी फाइंड करोगे तो वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है, या सिंपल आप कह सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर नहीं हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर हो रहे हैं। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है द टेबल शोज द स्पीड ऑफ अ बस इन 3 आवर्स ऑफ इट्स ट्रैवल, ठीक है, अब एक बस है जो 3 घंटे ट्रैवल कर रही है और पहले आवर में उसने 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सेकेंड आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और थर्ड आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही फॉर्मूला आपको लगानी है। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो आप इसमें लगा सकते हो जो भी दो वेलोसिटी गिवन है फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, ओके, लेकिन आप एवरेज स्पीड में इस फॉर्मूले को यूज मत करना, ठीक है, वेरी क्लियर। अब देखो एवरेज स्पीड का मैंने अभी क्या कहा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए, ठीक है, नॉट स्पीड, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम तो हमें पता है 3 आवर्स यहाँ गिवन है, 1 आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर, दैट मीन्स ओवरऑल टोटल टाइम जो है दैट इज हमारे पास 3 आवर्स गिवन है। लेकिन टोटल डिस्टेंस का क्या, डिस्टेंस तो नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमें ईच केस में, हर एक केस में सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा। आई रिपीट, ये जो 3 केसेस गिवन है इसमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। ओके, तो चलो डिस्टेंस फाइंड करते हैं फॉर फर्स्ट केस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो D1 से मैं डिनोट कर रही हूँ फर्स्ट आवर के डिस्टेंस को। तो फर्स्ट आवर के डिस्टेंस का स्पीड क्या है, देखो 35 किलोमीटर पर आवर हमारे टेबल में गिवन है, तो 35 इंटू टाइम इज 1 आवर, फर्स्ट आवर मतलब 1 आवर, तो दैट मीन्स 35 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में यानी कि सेकेंड डिस्टेंस D2 इट विल बी 60 इंटू 1, क्योंकि स्पीड 60 गिवन है और टाइम 1 आवर ही लिया गया है, सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर, तो ये हो गया 60 किलोमीटर। और D3 जो होगा ये 40 इंटू 1 दैट इज 40 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। तो अब आप टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस, 135 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 135 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमने देख लिया है, इट इज 3 आवर्स, ओके। तो अब देखो हमारा कैलकुलेशन अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमें करना है, तो टोटल डिस्टेंस इज 135 और टोटल टाइम है हमारा 3, ओके। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे सो वी विल गेट 45 किलोमीटर पर आवर, यूनिट बहुत ही केयरफुली देखना होगा यहाँ पे क्या है, ओके। होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है रेहाना एंड अंजू स्टेज एट डिफरेंट प्लेसेस बट स्टडी इन द सेम स्कूल, ठीक है, उनके होम जो है वो अलग अलग प्लेसेस में है लेकिन स्कूल सेम प्लेस पे है, ओके। The velocity time graph shows how Rehana and Anju bicycled from school home to school, ठीक है। अब यहाँ पे एक velocity time graph दी गई है, ठीक है, वेयर सबसे पहले अगर आपको कोई ग्राफ दी जाती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सी ग्राफ है, जैसा अभी हमने देखा ना ऊपर dt ग्राफ गिवन थी, ठीक है, अभी dt मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहाँ पे vt ग्राफ है, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। तो दो केसेस यहाँ है, रेहाना एंड अंजू की जो साइकिलिंग है उसके अकॉर्डिंग दो ग्राफ बनाई गई है। ये भी कहा गया है कि दोनों के प्लेसेस जो है यानी कि होम इज डिफरेंट प्लेसेस पे हैं और स्कूल सेम है, ओके, मतलब उनकी डेस्टिनेशन सेम है। अब चलो जो क्वेश्चन है उसे हम आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम रेहाना साइक्लिंग ग्राफ। सो फर्स्ट यहाँ पे है रेहाना वॉज एट रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 minutes, रेहाना साइकिल्ड द फास्टेस्ट बिटवीन 5 minutes to 10 minutes, Rehana cycled with uniform acceleration between 15 minutes and 20 minutes and Rehana was cycling with uniform velocity between 10 minutes and 15 minutes। अब देखो ये ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिर से यहाँ पे 3 ग्राफ्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे अगेन केसेस होंगे इन वीटी ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वीटी ग्राफ, इसमें अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही हो या इसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो सेम वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ सेम स्पीड के साथ अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वीटी ग्राफ जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना,
यहाँ जो वीटी ग्राफ में डीटी ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन है वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्लैंट लाइन है, ठीक है। और वीटी ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान से आप देखना कि कौन सी ग्राफ के बारे में क्या पूछा जा रहा है। दूसरी ग्राफ हो जाएगी वीटी ग्राफ, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब जब वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। एक है कि देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे इक्वल वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल भी है एंड इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हम कहेंगे, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी होगी, ये क्या है, इक्वल टाइम एंड इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जांपल हो गया। अब तीसरी ग्राफ जो हमारे पास होगी दैट विल बी अगेन अ वीटी ग्राफ, जो नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम जब चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, इट इज अनइक्वल, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, अगेन ये कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व या ऐसा कर्व, या जिगजैग हो सकता है, या डिफरेंट ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तीन केसेस अगेन आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, जब हम इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो आपको क्या लग रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मैच कर रहा है, क्योंकि कहीं ये स्ट्रेट है, कहीं ऊपर राइज कर रहा है, कहीं नीचे फॉल कर रहा है, मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं है, ओके। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है फॉर रेहानाज साइक्लिंग ग्राफ, ठीक है। तो रेहाना की ग्राफ जो है, ये पहली वाली ग्राफ यहाँ पे दी गई है, ओके। तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, रेहाना वॉज एट रेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मिनट्स। तो फर्स्ट 5 मिनट्स मतलब 0 से लेकर 5 तक, ये वाली लाइन यहाँ पे ये शो करी है कि इट इज एट रेस्ट। अब देखो कुछ बच्चे ये स्ट्रेट लाइन देखकर लिख देंगे हाँ ये सही है, इट इज एट रेस्ट, लेकिन आपको ये भी केयरफुल होना है कि ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन में रेस्ट कब होता है, व्हेन इट इज वीटी ग्राफ, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहो जब भी ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं। रेहाना साइकिल द फास्टेस्ट बिटवीन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट्स, मतलब ये वाली लाइन जो है ये शो कर रही है कि रेहाना जो है फास्टेस्ट ट्रैवल कर रही है। अब देखो अगेन सेम बात यहाँ पे वही एप्लीकेबल है, अगर यही चीज डीटी ग्राफ में होती, ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे स्लोप से फाउंड करोगे कि कितना ज्यादा लाइन जो है वो कितना स्लोप उसका आ रहा है। अगर ज्यादा स्लोप है इन केस ऑफ वीटी ग्राफ तो हम कहते हैं कि हाँ वो फास्ट ट्रैवल कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। लेकिन फिर से वही केस है, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में ऐसे लाइन से हम ये नहीं बता सकते कि वो फास्ट है या स्लो है, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ से मैच करता है, सेकंड वाले केस से मैच करता है, मतलब ये तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है, ना कि स्पीड को शो कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है रेहाना साइकिल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिटवीन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, तो स्ट्रेट लाइन में कहा गया 10 टू 15 मिनट्स वाले कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, लेकिन हमने अभी क्या देखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ठीक है, ना कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये जो हमारा है ये भी यहाँ पे गलत हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है रेहाना वॉज साइक्लिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिटवीन 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है बिटवीन 10 टू 15 मिनट्स। 10 टू 15 मिनट्स मतलब देखो ये सेम लाइन के बारे में बात की जा रही है, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ओके। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हुआ, ओके। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से और कर लो,
What was रेहानाज मैक्सिमम साइकिलिंग वेलोसिटी? अब देखो इसकी मैक्सिमम साइकिलिंग वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो ग्राफ दिया है उससे ही देखकर आंसर करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ रीच हो रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि 10 मीटर पर, नॉट मीटर पर सेकेंड नहीं है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ पे सिंपली हम ग्राफ से देखकर ये आंसर दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बाय कंपेयरिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ रेहाना एंड अंजू। अब इन दोनों टाइम ग्राफ्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे क्या कंक्लूजन आएगी, पहले ऑप्शंस देख लो क्या है। अंजू टुक लेसर टाइम टू रीच टू स्कूल देन रेहाना, क्या अंजू कम टाइम ले रही है। दूसरा है अंजू साइकिल फास्टर देन रेहाना एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, अंजू साइकिलिंग फास्ट कर रही है एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अंजू एंड रेहाना हैड सेम मैक्सिमम साइकिलिंग वेलोसिटी, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, और अंजू साइकिलिंग वेलोसिटीज इन फर्स्ट 5 मिनट्स वॉज लेसर देन रेहाना, और शुरुआत के टाइम पे अंजू की वेलोसिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो ये 4 केसेस आपको दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या था, अंजू टुक लेसर टाइम टू रीच द स्कूल, ठीक है। अब ये कम टाइम ले रही है, इस बात का यहाँ इस ग्राफ से हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें, क्योंकि जब हम टाइम एक्सिस को देखेंगे तो यहाँ 0 से 20 है, ये भी 0 to 20 है, ओके। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेकेंड है अंजू साइकिल फास्टर देन रेहाना, अब अंजू जो है फास्टर ट्रैवल कर रही है इन द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। पर्टिकुलर आंसर आपको देखनी है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में देखो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से हो रही है, इसकी इस पॉइंट से हो रही है, तो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में रेहाना का जो वेलोसिटी है दैट इज 6 और अंजू की जो वेलोसिटी है दैट इज 8, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी है। सी और डी क्यों गलत है वो भी मैं बता दूं, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, नहीं ये रॉन्ग। देखो अभी हमने क्या देखा था, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 है और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है दैट इज 12, ओके। नेक्स्ट इज अंजू साइकिलिंग वेलोसिटी एट फर्स्ट 5 मिनट इज लेसर देन, तो ये भी कम नहीं है, ये तो ज्यादा है ना, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा ये 8 है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली 8 ज्यादा हुआ, ओके। तो होप आपको ये ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, द पिक्चर बिलो शोज अ मैन स्विंगिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ध्यान दो ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए बी एंड सी आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बी सी अलग अलग पाथ दिए गए हैं। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 कंप्लीट स्विंग, ठीक है। एक कंप्लीट स्विंग करने पे टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे मान लो अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, स्विंग करते हुए ऐसे गोल घूमते हुए वापस ए पे आ गया, मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों सेम। अभी जस्ट बताया था ना मैंने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के जो टोटल लेंथ होगी, ओके। बट यहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम है, क्योंकि एक कंप्लीट स्विंग की बात की जा रही है, जहां से स्टार्ट किया वहीं जाकर एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0, ओके। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां आ गई है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन इन द मोशन, ठीक है। वीटी ग्राफ यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में वीटी ग्राफ है। अब यहाँ पूछा गया है कौन से ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमें एक वीटी ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है। 4 वीटी ग्राफ है और हमें बताना है कि कौन सी ग्राफ जो है दैट इज शोइंग अ पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन इन द मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, सो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, बट दिस विल बी द आंसर, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर भी आपके बुक का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे ढेर सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ। अ रोलिंग बॉल ऑफ मास 3 kg strikes a smaller ball of mass 1 kg at rest. After collision, both the balls roll in the direction shown in the picture. अब देखो ये कहा गया है कि ये जो बॉल है, छोटी वाली जो बॉल है ये रेस्ट में है, और जो बड़ी वाली बॉल है वो रोलिंग बॉल है, मतलब वो रोल करता हुआ इस तरफ मूव कर रहा है, ओके। एंड दोनों स्ट्राइक करते हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कोलिजन के बाद जो
दोनों बॉल्स हैं वो इस तरफ मूव करने लगे, ठीक है, दोनों इस तरफ मूव करने लगे। नेक्स्ट है द बिगर बॉल स्ट्राइक्स द स्मॉलर बॉल विथ अ मोमेंटम। अब बड़े वाले बॉल की एक मोमेंटम होगी। क्यों मोमेंटम होगी? क्योंकि ये मूविंग बॉडी है, मास है, ठीक है। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स वो कुछ मोमेंटम से छोटे वाले बॉल को स्ट्राइक कर रहा है। What would the momentum of the ball depends on? अब मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सर्कल यस और नो टू मार्क योर रिस्पॉन्स। पहला है कि क्या ये मास पे डिपेंड करेगा, तो यस ये मास पे डिपेंड करेगा। शेप ऑफ द बॉल, नो ये शेप ऑफ द बॉल पे डिपेंड नहीं करेगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यस, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी सिंपल है। भले ही आपको ये डायग्राम देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप जब रीड कर रहे होगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट मेन क्वेश्चन बस आपका यहाँ पे लाई कर रहा है कि व्हाट वुड बी द मोमेंटम ऑफ द बॉल डिपेंड ऑन, मतलब मोमेंटम के फैक्टर्स क्या है, बस यही पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम के फैक्टर्स दो होते हैं, मास एंड वेलोसिटी। तो ये दो आंसर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर देयर कोलिजन बोथ द बॉल्स कंटिन्यू टू रोल फॉर सम टाइम एंड देन कम्स टू रेस्ट, ठीक है। क्या कंडीशन है कि दोनों बॉल रोल कर रही है, कुछ टाइम के बाद ये स्लो होने के बाद ये रुक जाएगी, दोनों बॉल्स रुक जाएंगे। ओके, विच एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द बॉल्स टू स्टॉप रोलिंग, ये भी काफी सिंपल आंसर है कि कौन सी रीजन की वजह से, ठीक है, क्यों ये दोनों स्टॉप हो जा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से स्टॉप हो जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहो या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों स्टॉप हो जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है what would happen if the smaller ball were rolling with a velocity of 5 meter per second and struck the bigger ball at rest, ठीक है। अब उल्टा यहाँ कंडीशन है, बिगर बॉल जो है वो रेस्ट पे है और स्मॉलर बॉल 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस तरफ आ रहा है और इसे स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर क्या होगा? ऑप्शंस है द टू बॉल्स वुड कंटिन्यू टू रोल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक, मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में, दोनों एक साथ रोल करने लगेंगे जैसा कि फर्स्ट केस में हो रहा था, ठीक है। द स्मॉलर बॉल वुड रीबाउंड एंड बिगर बॉल वुड मूव फॉरवर्ड या रोल फॉरवर्ड, मतलब जो छोटा वाला बॉल है, ठीक है, दिस विल रीबाउंड, रीबाउंड मतलब ये आगे जाके इसे टकराएगा और फिर थोड़ा पीछे होने लगेगा, और ये जो बड़ा वाला बॉल है दिस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द टू बॉल्स वुड रोल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू स्ट्राइक, अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर ऑपोजिट इस तरफ दोनों रोल करने लगेंगे। द स्मॉलर बॉल वुड स्टॉप रोलिंग एंड बिगर वुड स्टार्ट रोलिंग। अब क्या होगा? दोनों को टकराने के बाद, दैट मीन्स कोलिजन के बाद ये स्टॉप हो जाएगा और ये मूव करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। जो स्मॉलर है वो रिबाउंड होगा, ठीक है, थोड़ी सी ये पीछे आएगा, और जो बड़ा वाला बॉल है दैट विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन पुशेस 4 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट मासेस, 4 बॉक्सेस हैं इसके पास और ये पुश कर रहा है उसे, चारों की मास डिफरेंट है। द टेबल शोज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड फॉर ईच ऑफ द बॉडी बॉक्सेस पुशिंग ड्यूरिंग द पुश, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी जब इन्हें ये पुश कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो गिवन, और चारों की मास भी गिवन है। ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स डज द मैन एक्सर्ट ऑन ईच बॉक्स, शो द कैलकुलेशन, ठीक है। अब कितनी फोर्स क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो फर्स्ट केस में देखो मास क्या है, फर्स्ट केस में मास है 10 kg और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड, सो 10 इंटू नॉट 20 सॉरी 200, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 2000 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट इज 20 kg इज द मास और 100 मीटर पर सेकेंड इज द एक्सेलरेशन, तो ये भी 2000 न्यूटन ही आ रहा है। ओके, 40 एंड 50 इसे भी करोगे तो 2000 न्यूटन आएगा, एंड 80 एंड 25 करोगे तो ये भी 2000 न्यूटन ही आएगा। ओके, मतलब चारों केसेस में फोर्स इज द सेम, तो आपको ये कैलकुलेशन शो करनी है, ठीक है। F1 F2 F3 F4 ऐसे करना फॉर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4, और इन चारों के केसेस में फोर्स की वैल्यू जो है ये 2000 न्यूटन ही आ रही है। ओके, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉक्स अनबैलेंस्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। या बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं जैसे सैटेलाइट्स है उनमें मोशन हो रही है बट देयर इज अ नेट बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि सारे फोर्सेस इक्वल है, ठीक है। तो खैर वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ प्रैक्टिकली जो अर्थ में हो सकता है कि अगर दो बॉडीज में इक्वल फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स, जैसे मान लो ये आपकी एक नोटबुक है, आप इधर से राइट हैंड साइड से इसे पुश कर रहे हो और लेफ्ट हैंड साइड से भी पुल कर रहे हो, ठीक है, दोनों साइड से आप इसे पुल कर रहे हो, तो क्या उसकी मूवमेंट होगी, इक्वल फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो नो, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक तरफ ज्यादा उसे पुल कर दिए, ठीक है, राइट साइड आपने उसे ज्यादा पुल कर दिया, तो ऑब्वियसली उससे उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इज द फोर्स
अनबैलेंस, तो अनबैलेंस इसलिए है क्योंकि ये बॉडी जो है, ये बॉक्सेस जो है, दे आर इन मोशन, ठीक है, ये पुश हो रहे हैं, दे आर शोइंग एक्सेलरेशन, यानी कि इसकी मोशन हो रही है, सो इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल द बॉक्सेस आर इन मोशन, ऑल द बॉक्सेस मूव, ठीक है, चारों के चारों मूव कर रहे हैं, इसलिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स में होंगे। ओके, यस, सबसे पहले तो यस लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फोर्स, कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स को शो कर रहा है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, उसमें और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, बट इट इज एट रेस्ट। अ बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एन ऑब्जेक्ट सिंकिंग इन द वाटर, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एंड अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग एन आयरन नेल। अब देखो, बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर मान लो ये चेयर है, एक बॉय इस पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है डाउनवर्ड फोर्स जो इसकी वेट है कहो, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक अपवर्ड फोर्स जो चेयर एक्ट कर रहा होगा उस पर, दैट इज जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, जिसके वजह से बॉय इज नॉट मूविंग। ऐसा नहीं है कि बॉय ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता जा रहा है या नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स की वजह से ऊपर जाता जा रहा है, ऐसा नहीं है, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, सो यही हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। ओके, बाकी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग, मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, या कहो कि ग्रेविटी जो है उसे अपने नीचे की तरफ खींच रहा है। एप्पल फॉलिंग, ये भी ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। मैग्नेट अट्रैक्टिंग द आयरन, तो मैग्नेट और आयरन अगर है तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये मोशन में है, तो दे विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। ये तीनों जो है अनबैलेंस्ड के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल होंगे। ओके, नेक्स्ट, अ फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ऑन अ मार्बल फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। अब ये एक फुटबॉल है, ये एक बॉल है, छोटी सी बॉल है, टेनिस बॉल है, दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, और ये एक मार्बल फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और इनका हाइट जो है, किस हाइट से ये फॉल कर रहे थे, दैट वाज 5 मीटर, ठीक है, विद देखो यहाँ गिवन भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विल द फुटबॉल एंड टेनिस बॉल हिट द फ्लोर विद द सेम मोमेंटम, क्या ये दोनों सेम मोमेंटम से हिट करेंगे, तो नो, सबसे पहला आंसर तो हो गया नो, दे विल नॉट हिट विद द सेम मोमेंटम। क्यों, क्योंकि इनका मास वैरी कर रहा है, ठीक है, एज देयर मासेज आर डिफरेंट, एज देयर मासेज आर डिफरेंट। देखो अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसकी मास क्या है, मतलब ये बड़ी बॉल है, ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा होगा, टेनिस बॉल की मास कम होगी, सो मासेस डिफरेंट है, जिसकी वजह से मोमेंटम डिफरेंट होगा, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी बोथ, ठीक है। बोथ बॉल्स बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर पे दोनों ऐसे नीचे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उछल रहे हैं। व्हाट कॉजेज द बॉल्स टू बाउंस बैक, अब ये क्यों बाउंस हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है, ये थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से, ठीक है। तो एक फ्लोर जो है वो भी एक फोर्स इन दोनों पे एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज रिएक्शन फोर्स हम कहेंगे, और किस पे एक्सर्ट कर रहा है, इन दोनों पे एक्सर्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स was exerted by the floor on बोथ बॉल्स, ठीक है, दोनों बॉल्स पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे थर्ड लॉ भी लिख सकते हो, थर्ड लॉ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। विल द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 5 मीटर और लेस देन 5 मीटर आफ्टर बाउंसिंग बैक, ठीक है, बाउंस बैक करने पे क्या ये 5 मीटर तक अगेन ऊपर राइज करेगा या 5 मीटर से थोड़ा कम ही राइज करेगा। तो ये ऐसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये क्या होगा। ऑब्वियसली ये 5 मीटर से कम बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो द आंसर विल बी कि इट विल राइज लेस देन 5 मीटर्स आफ्टर बाउंसिंग बैक, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेस देन 5 मीटर क्यों वो जा रहा है, ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन कहीं पे उसकी लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, एंड स्पेशली आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, फ्लोर को हिट करने पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, जिसके वजह से ये हम कह सकते हैं कि वो 5 मीटर तक अब नहीं बाउंस बैक कर पाएगा। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, किस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। ठीक है, ये कहाँ से आया, हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास को इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड, दैट इज ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। अब फर्स्ट केस में चलो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, 1000 न्यूटन फोर्स है और 10 kg इज द मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल वी विल गेट 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन और मास 5 kg, तो 1000 बाई 5 करोगे मतलब 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3000 न्यूटन फोर्स एंड 30 kg, so 3000 divided by 30, so we will get is 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन है 3000 न्यूटन एंड 10 kg मास, तो यहाँ हो गया 3000 न्यूटन इज द फोर्स एंड 10 kg इज द मास, तो हमें क्या मिलेगा 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, इस केस में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। ओके, तो होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और साथ में इसे सॉल्व भी करते जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 है ग्रेविटेशन। The force of gravity acting between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब देखो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप पहले तो सबसे पहले आप याद कर लो। ठीक है, इसलिए याद कर लो क्योंकि जो हम लॉ पढ़ने वाले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो लॉ होती है उसकी स्टेटमेंट ये दी गई है, तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो बॉडीज के जो भी मासेस होंगी उसके प्रोडक्ट पे मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आएगा उस पे डिपेंड करता है। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके स्क्वायर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। Which pair of objects will have the strongest force of gravity between them? अब किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा होगा, तो हमने क्या देखा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 पर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डी मार्क कर लो यार, भी बुक्स में गिवन होते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास, फर्स्ट केस में हम प्रोडक्ट ऑफ मास करें तो 4 kg एंड 5 kg यानी कि 20 kg प्रोडक्ट ऑफ मास आ रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज 2 मीटर। सेकेंड वाले में मास देखो 2 kg एंड 2 kg यानी कि 4 kg मास आ रहा है एंड डिस्टेंस इज अगेन 2 मीटर्स। ठीक है, थर्ड केस में 5 kg एंड 4 kg यानी कि 20 kg इज द मास एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर। लास्ट में 22 है, दैट मीन्स 4 kg और डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके, मतलब बी एंड डी ऑप्शंस आर सेम यहाँ पे गिवन है। ओके, अब देखो हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मास ज्यादा हो तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो मास देखो यहाँ है 20, 20, 20 एंड 4, तो हमने पहले इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि मासेस कम है। ठीक है, अब डिस्टेंस से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। ठीक है, डिस्टेंस लेस सो फोर्स मोर, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो दिस मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किस में होगा, फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया ना कि ये दो बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो m1 m2 मैंने लिया था, यहाँ कैपिटल स्मॉल m ली गई है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक g मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज कैपिटल G। व्हाट डज G स्टैंड्स फॉर, G क्या है। ठीक है, तो G एक कांस्टेंट है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। चलो, तो बस हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट डज जी स्टैंड्स फॉर इन द फॉर्मूला, सो इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट द पिक्चर शोज द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पे एक्ट कर रही है। ठीक है, द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इस तरफ ये एक्ट कर रहा है, मतलब मून
अर्थ को इस तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, सो 1 2 3 आर द डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये 4 डिफरेंट लोकेशंस गिवन है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है हम आगे देखते हैं। विच लोकेशंस विल एक्सपीरियंस लो टाइड एज शोन इन पिक्चर। किस केस में लो टाइड एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय टाइड्स। ठीक है, टाइड मतलब आपने देखा होगा जो समुद्र में लहरें उठती है। ठीक है, ओशन टाइड्स जिसे कहते हैं। तो जो लहरें उठती है ना, उसका रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन जो है वो ग्रेविटेशन ही है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली गिवन है ये इसके बारे में। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अर्थ में जो टाइड्स राइज होती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्लेस में 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों में से कौन से प्लेस में लो टाइड एक्सपीरियंस होगा, हाई टाइड नहीं होगा। देखो ये कैसे समझ में आएगा, चारों तरफ वाटर है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ वाटर फील्ड है। अब अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, मतलब नाउ लोकेशन नंबर 1 जो है दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मून। ठीक है, मून की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। अगर ये पॉइंट कर रहा है तो मून की जो ग्रेविटी है, ठीक है, हमने देखा भी कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस प्लेसेस पे एक्ट कर रहा है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 1 पे अभी सबसे ज्यादा एक्ट करेगा। सबसे ज्यादा एक्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो पानी होगा, ठीक है, ऑन द सीज एंड ओशंस, जो यहाँ पे जो वाटर होगा वो सबसे ज्यादा इधर ऐसे राइज करेगा। ठीक है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून। ठीक है, वो जो पानी है, सी एंड ओशन का जो पानी है ऑन अर्थ, वो अट्रैक्ट होगा मून की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे टाइड्स जो होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, अब अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, ये तो हमने पहले देखा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। अब अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो मतलब ये जो 1 पोजीशन है ये इधर 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 चला जाएगा, मतलब 1 यहाँ हो गया और 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो 3 में भी सेम होगा। ठीक है, मून के वजह से, मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें हाई टाइड्स एक्सपीरियंस होंगे। 2 और 4 में भी मून की ग्रेविटेशन जो है वो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम होगा। ठीक है, तो आप खुद ही सोच लो कि एक ये पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, एक ये पोजीशन है हमारे पास और एक ये पोजीशन है। ठीक है, तो डिस्टेंस मून से किसका कम है, ऑब्वियसली इस पोजीशन का कम है, जिसके वजह से हाई टाइड्स 1 और 3 में एक्सपीरियंस होंगे और 2 और 4 में कम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स जो होंगे वो कम होंगे, लो होंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन हो गया नंबर बी, लोकेशन 2 एंड 4 जो है वो लो टाइड्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे सन, सपोज ये दिस इज सन। ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ है जो रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ के चारों तरफ मून है। ठीक है, जो रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा है अगेन। ठीक है, तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ इन दिस ऑर्बिट इट इज मूविंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है। व्हाट मेक्स द मून मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अब मून क्यों फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो कभी क्यों नहीं दूसरी तरफ चला जा रहा है या कहीं और चला जा रहा है। इट इज ऑलवेज मूविंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। सेम विद द अर्थ, अर्थ फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों मूव करता है। ठीक है, तो मून क्यों फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव करता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से मून जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो गया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मून moves in a fixed orbit. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aisha has 4 solid boxes. The handles of the boxes are of different thickness and size. All the boxes along with the handles have same mass. अब देखो यहाँ पे 4 boxes हैं, इन चारों boxes में masses इन सबकी सेम है। ठीक है, हैंडल इंक्लूडिंग द हैंडल जो भी मासेस है वो सबकी सेम है, लेकिन जो हैंडल्स हैं उसके थिकनेस और साइज डिफरेंट है। देखो देख सकते हो कि यहाँ सबसे ज्यादा थिकनेस है, ये थोड़ी कम है, ये थोड़ी कम है, ये सबसे पतली थिकनेस है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि आयशा ट्राइज टू लिफ्ट द 4 बॉक्सेस 1 by 1, चारों को एक एक बार वो उठा रही है। विच बॉक्स विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू लिफ्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन से बॉक्स को लिफ्ट करने में होगी। ठीक है, सो ये कब होगी, ये
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बॉक्स डी। ठीक है, बॉक्स डी को लिफ्ट करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि इसकी जो हैंडल है ना ये काफी पतली है। लेस एरिया की वजह से मोर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, मोर प्रेशर उसे फील होगा उसके हैंड्स में। ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा अगर कोई पतली सी हैंडल वाली कोई थैली हो या तो कोई बैग हो तो उसे लिफ्ट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑल्दो उसकी मास सेम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विच बॉक्स हैज मोस्ट वेट। सबसे ज्यादा वेट किसका होगा। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इनसे यहाँ पे वेट पूछा गया है कि वेट सबसे ज्यादा किसका होगा। मे भी कुछ हैंडल देखकर लोग बोल दे कि हाँ बॉक्स 1 का वेट ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। इस लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल द बॉक्सेस हैव सेम मासेस इंक्लूडिंग देयर हैंडल्स। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर हैंडल्स। तो इनकी अगर मास सेम है तो वेट भी सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल द बॉक्सेस हैव सेम वेट। ऑल द बॉक्सेस हैव सेम वेट। ठीक है, और अगर इनका वेट सेम है तो हम क्या कहेंगे, क्यों सेम है, एज देयर मासेस आर सेम। देयर मासेस आर सेम, क्योंकि इनकी मासेस सेम है जिसकी वजह से इनका वेट भी सेम होगा। ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है, अगर उसे अलग अलग जगह पर ले जाओ तो वेट भी डिफरेंट होगा। विच बॉक्स हैज द मोस्ट वेट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहां से है। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है तो ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाट शुड बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं पहले रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता दूं। अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल्स टू 1 हो तो ये वाटर के बीच में फ्लोट करेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि वाटर के इक्वल इसकी डेंसिटी होगी। अगर इसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, और अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये वाटर के नीचे सिंक हो जाएगा। ठीक है, अंडर वाटर ये चला जाएगा या कहो सिंक हो जाएगा। ये 3 केसेस आपको याद रखनी है। तो अगर हमसे पूछा गया है कि इफ इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी, तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी लेस देन 1। ओके, next is why is it essential for deep sea diving vessel to be built of thick sheets of steel। ठीक है, deep sea diving vessels जैसे आप ships का एग्जांपल ले लो। ठीक है, जो ships की बॉडी बनाई जाती है वो थिक थिक शीट्स ऑफ स्टील से क्यों बनाई जाती है, मतलब थिक क्यों होता है, जिस भी मटेरियल से वो बनाई जा रही है वो थिक क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए थिक होता है क्योंकि जब वो डीप सी में जाएगा, ठीक है, तो उसे हाई प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब डीप सी में ये जाएगा तो डीप सी में इसकी जो डाइविंग होती है, अच्छा यहाँ पे डीप सी डाइविंग वेसल्स है, मतलब जैसे सबमरीन्स वगैरह हो गए जो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो उनका थिक शीट से क्यों ये बना रहता है, बिकॉज जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हो, ठीक है, जैसे जैसे इसकी डेप्थ जो है वो बढ़ती जाती है, डेप्थ इंक्रीजेस, तो प्रेशर जो है वाटर प्रेशर, ठीक है, या लिक्विड प्रेशर कहेंगे या फ्लूइड प्रेशर कहेंगे, वो इंक्रीज होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर एक कोई भी चीज यहाँ पे अगर खड़ा हो तो उसमें प्रेशर बहुत कम फील हो रही है, ये अगर यहाँ आ गया तो प्रेशर बढ़ रही है, अगर यहाँ आ गया तो प्रेशर बढ़ रही है, अगर बहुत नीचे चला जाए, सी में बहुत ही नीचे चला जाए तो प्रेशर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ रही है इसलिए इसे थिक शीट्स ऑफ स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, डाइविंग सूट पहनते हैं, क्योंकि ताकि वो जो हैवी प्रेशर है वो उस पर फील ना हो। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आप ये लिख सकते हो एज वाटर प्रेशर इंक्रीजेस, as water pressure increases with depth। ठीक है, with depth जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, पीटर पोर्स सम अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट लिक्विड्स इन सेपरेट सिलेंडर्स। 4 सिलेंडर्स हैं और इनमें एक एक लिक्विड जो है उन सब में पोर किया गया है, एंड सेम अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट लिक्विड्स है। ठीक है, डिफरेंट लिक्विड्स हैं सेम अमाउंट में। द सिलेंडर्स आर ऑफ सेम साइज सेम है। देन ही ड्रॉप्स अ ग्लास मार्बल इन ईच ऑफ द 4 सिलेंडर्स। ठीक है, अब उसने एक ही समय पे सेम टाइम पे 4 मार्बल्स वहां पे रख दिया। ठीक है, अब ये मार्बल्स कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये चारों लिक्विड्स है, तो ऑब्वियसली ग्लास मार्बल जो है वो नीचे नीचे ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ टाइम गिवन है। सी, पीटर नोट्स द टाइम द मार्बल टेक्स टू रीच द बॉटम ऑफ ईच सिलेंडर। ठीक है, ईच सिलेंडर, हर एक सिलेंडर को रीच करने में
बॉटम ऑफ द सिलेंडर में रीच करने में कितना टाइम लग रहा है फॉर द मार्बल, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लिक्विड 1 को लग रहा है 1.8 सेकेंड्स, लिक्विड 2 1.5 सेकेंड्स, लिक्विड 3 0.8 सेकेंड एंड लिक्विड 4 इज 1.0 यानी कि 1 सेकेंड। तो सबसे ज्यादा समय किसे लग रहा है? सबसे ज्यादा समय लग रहा है लिक्विड 1 को। अब क्यों लग रहा होगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, या ये कहो इसमें अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। अभी अपवर्ड फोर्स क्या है? जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे इस कंटेनर में कुछ लिक्विड गिवन है, ठीक है, लिक्विड रखा है, और इसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है, ठीक है, वेट की वजह से, अपनी वेट की वजह से नीचे जाती है, लेकिन वाटर जो है उसे वो ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे आप कभी देखना, अगर आप एक बकेट भरकर उसमें पानी से भरकर उसमें अगर एक एम्प्टी बॉटल, ठीक है, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है, एम्प्टी बॉटल को अंदर धक्का देने की कोशिश करो, वो वापस ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वाटर जो है वो ऊपर की तरफ कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर मूव करता है। तो दिस इज ओनली द अपवर्ड फोर्स। तो ये कहा गया विच लिक्विड विल एक्सर्ट द मोस्ट अपवर्ड फोर्स, तो दैट इज लिक्विड 1। लिक्विड 1 सबसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सबसे अधिक टाइम लग रहा है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है फॉर दिस मार्बल टू रीच द बॉटम। ओके, चलो नेक्स्ट, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन टम्बलर ऑफ वाटर, ठीक है, इन 4 ऑब्जेक्ट्स को पानी में डाला जा रहा है। विच ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स ओन वेट? सबसे ज्यादा कौन डिस्प्लेस करेगा वाटर को, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन करेगा? ऑप्शंस है स्टील स्पून, स्टील बाउल, स्टील कॉइन एंड स्टील बॉल, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टील बॉल। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो हमने क्या डिस्कशन किया? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन किया फॉर क्लास 9th के, और ये फॉर हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली के एग्जाम्स के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे वो मैं लेकर आई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। इसके बाद फिर जो और भी चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड है वो भी मैं लेकर आऊंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।